अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। पाकिस्तान में गुज़श्ता कई सालों में ये डिबेट रही है कि रुपए के मुकाबले में या डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर क्या होनी चाहिए। अक्सर हमने देखा कि जब भी पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कम हुए तो फिर रुपए की कदर में बहुत तेज़ी से हमें कमी देखने को मिली। लेकिन गुज़श्ता चंद माह में अगर आप देखें तो जो रुपए की कदर है, कदरें हमें एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि स्टेट बैंक अगर एक ऐसा काम ना करती इस माली साल के दौरान तो यू नेवर नो कि जो अभी रुपए की कदर है डॉलर के मुकाबले में शायद उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर होती। और स्टोरी शहबाज जो आपने की है कि इस माली साल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ओपन मार्केट से कम 5 अरब डॉलर जो हैं वो उठाए हैं। सबसे पहले तो वजह क्या है, उन्होंने क्यों उठाए हैं और उसका एक्चुअली जो एक्सचेंज रेट है उस पर फिर क्या फ़र्क पड़ा है। देखिए, इस माली साल का जब बजट आया तो फेडरल गवर्नमेंट का ये एक तखमीना था कि उसको तकरीबन 18 से 20 अरब डॉलर के गैर मुल्की कर्जे लेने पड़ेंगे। अपने जो कर्जे पहले लिए हुए थे वो मेच्योर थे, उनकी वापसी के लिए, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसकी फाइनेंसिंग के लिए। अभी जो कामरान 9 माह का नंबर आया है वो उसमें जो उन्होंने फॉरेन लोन्स अभी तक लिए हैं रोल ओवर्स के अलावा वो तकरीबन 9.7 अरब डॉलर के कर्ज लिए हैं। रफली आप कह सकते हैं कि इन्होंने मोर देन हाफ अभी तक ये मटीरियलाइज कर चुके हैं और सिर्फ 3 माह उसमें बाकी रह गया माली साल के ख़त्म होने में। एक उम्मीद ये थी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फ़ंड के प्रोग्राम के साइन होने के बाद पाकिस्तान को बड़ी तादाद में कर्जे मिलेंगे, वो नहीं हो सका। एक चीज़, दूसरा, जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो ये डिटर्मिन करते हैं कि किसी मुल्क के कर्ज में जब अगर आप उसको किसी मुल्क को कर्जा देंगे वो किस हद तक वो रिस्की है या नहीं, उन रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग थी वो डाउनग्रेड कर दी। मतलब उस रेटिंग के मुताबिक अगर पाकिस्तान अगर कोई कर्जा लेता है किसी फॉरेन कमर्शियल बैंक से या यूरो बॉन्ड हम फ्लोट करके कोई भी सॉवरेन बॉन्ड फ्लोट करके कर्ज लेते हैं तो उस कर्ज को इन रेटिंग एजेंसीज ने हाईली रिस्की कर्ज करार दिया। मतलब आपको इंटरेस्ट रेट तो ज्यादा मिल जाएगा, मुनाफा आप ज्यादा कमा लेंगे, जरूरी नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान वो आपको पैसा वापस कर सकते। तो ये उस रेटिंग के मुताबिक है ये चीज। तो इसी वजह से तकरीबन 6 अरब डॉलर का जो कर्ज एक एस्टिमेटेड था जो हुकूमत ने लेना था बॉन्ड्स को फ्लोट करके फॉरेन कमर्शियल बैंक से लेना था, वो नहीं हो सका। और इसके बारे में हम कई दफ़ा तफसीली बात भी कर चुके हैं। तो ये वजह थी कि एक शॉर्टफॉल आया, 6 अरब डॉलर का ये शॉर्टफॉल आया। फिर इनका ये ख्याल था कि वर्ल्ड बैंक से इनको कोई तकरीबन मिल जाएगा कोई 2.4 अरब डॉलर इनको वर्ल्ड बैंक से मिल जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी इनका कोई तखमीना था, कोई रफली इनको 2.1 बिलियन डॉलर का कर्जा मिल जाएगा। एडीबी ने 9 माह में अभी तक इनको 35% दिया है कर्ज। मतलब इनका जो एडीबी से भी सिर्फ जो कर्ज आया वो कोई 500 इनका जो रादर आया कोई 657 मिलियन डॉलर एडीबी ने दिया है और तकरीबन 1433 मिलियन डॉलर वर्ल्ड बैंक ने दिया है। तो हर तरफ से जो एस्टिमेट्स थे उससे जो कम हुकूमत को पैसा मिला। अब उसके बाद आपके पास क्या चॉइसेस रह जाती थी। आईएमएफ आपको मज़ीद कर्ज उस तरीके से इतना बड़ा कर्ज नहीं देने को तैयार, वो छोटी अमाउंट आपको देना चाह रहा था और दी 3 अरब डॉलर की। नीड्स हमारी ज़्यादा थी, वर्ल्ड बैंक से भी कम, एडीबी से भी कम और बाकी 2 फॉरेन जो मेजर कंपोनेंट्स थे वहाँ से भी नहीं आए। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने काम किया वो उन्होंने जो इंटरबैंक मार्केट है वहाँ से उन्होंने जो मेरे ज़राए बता रहे हैं कम अज़ कम 5 से 5.5 अरब डॉलर अभी तक जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो मार्केट से खरीद चुका है। और ये इतना बड़ा ऑपरेशन है कि पाकिस्तान की तारीख में किसी एक माली साल में इतने ज़्यादा डॉलर्स मार्केट से नहीं खरीदे गए। ये गैर मामूली बात है, ये इंतहाई गैर मामूली बात है। इसमें आप इस बात से अंदाज़ा लगा लेंगे कि अगर हम एवरेज 278 रुपए का भी रेट लें एक डॉलर का तो तकरीबन 1400 अरब रुपया चाहिए आपको इतनी बड़ी रकम खरीदने के लिए। ये मैं आपको कम से कम नंबर्स दे रहा हूँ, कंजर्वेटिव नंबर दे रहा हूँ। जो ज़राए बता रहे हैं एक्चुअल जो फिगर है वो इससे भी कहीं ज़्यादा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस पर बिल्कुल खामोश है। ये एक बड़ी यूनिक सी चीज़ हो रही है कि जो एक इस मामले में शफाफियत होनी चाहिए वो नहीं है। ठीक है, डॉलर्स के ख़रीदने की अपने उसके प्रॉस भी अकाउंट्स भी हैं, वो अपनी जगह पे वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मार्केट से डॉलर ख़रीद रही है तो मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि फिर सेंट्रल बैंक इसके ऊपर खामोश क्यों है, इसके ऊपर वो कोई पॉलिसी स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहा। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको पता ना कि 2019 के बाद से एटलीस्ट ऑन पेपर हमने आईएमएफ से कमिट करके रखा हुआ है कि ये मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट होगा।
अब क्या जो डॉलर अगर आप स्टेट बैंक खरीदता है मार्केट से, क्या ये इनडायरेक्टली असरअंदाज होना है एक्सचेंज रेट के ऊपर? क्या ये IMF के मुआहदे की खिलाफवर्जी है या नहीं? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खरीद सकता है डॉलर मार्केट से? देखिए, ये एक बड़ी ही एक यूनिक सी सिचुएशन है यहाँ पे। अगर तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मार्केट में डॉलर सेल करे, फरोख्त करे, ताकि रुपए की जो कदर है वो मुस्तहकम रहे, वो ना गिरे, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को उसके ऊपर एतराज़ होता है। होना भी चाहिए, क्योंकि आप हमारे अपने रिजर्व्स नहीं है, उधार के रिजर्व्स लेके हम कोई पिछले कोई 10 सालों में शायद कोई 24 अरब डॉलर तक मार्केट में हम जो है वो पंप इन कर चुके हैं, रुपए की कदर को मुस्तहकम करें। लेकिन इस तरीकों से आपको पता है कि रुपया मुस्तहकम नहीं होता। PTA के टाइम पे भी ये काम हुआ, और ये जो शफाफियत वाला उसमें जो एक चीज़ होती थी ना, कभी उसमें जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी आई। आपको याद है कि एक दफ़ा हमने एक खबर की थी कि PTI ने 1.2 अरब डॉलर मार्केट में पंप किया रुपए की कदर को मुस्तहकम करने के लिए। तो उसके बाद फिर इंक्वायरी, इसहाक डार साहब वाला फार्मूला था, इसहाक डार वाला फार्मूला था, तो उसके ऊपर फिर बड़ा वो हलचल मच गई, खबर बाहर कैसे निकली। तो वो जो कहीं से खबर निकलती थी उसको उस जरिए को इन्होंने ब्लॉक किया। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको मैं आपकी बात का जवाब दे दूं, ये जो अब इसमें इसका IMF का इसके ऊपर क्या व्यू? अब IMF इस चीज को सपोर्ट कर रहा है। IMF चाह रहा है कि पाकिस्तान या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो मार्केट से डॉलर्स खरीदे। अब इसके दो पर्पसेज हैं। नंबर वन, चूंकि बाहर से तो डॉलर्स आपको उस तरीके से नहीं मिल रहे जितने आपकी ज़रूरियात हैं, और ये एक तरीके से IMF की भी नाकामी है कि बावजूद IMF के प्रोग्राम के पाकिस्तान बड़ी तादाद में गैर मुल्की कर्जे लेने से वो बिल्कुल कासिर है। तो अब 3 अरब डॉलर का प्रोग्राम है, 5 अरब डॉलर रफली या 5 से 5.5 अरब डॉलर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी खरीद चुका है, जितना प्रोग्राम उससे भी कहीं ज्यादा। और जो आपके कुल गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, वो 8 अरब डॉलर। 8 में से तो 5 5.5 तो यही हो गया, पीछे क्या बचा आपके पास? तीसरी चीज, अगले साल के लिए या अगले 3 सालों का जो प्रोग्राम IMF से हम नेगोशिएट करना चाह रहे हैं वो कम से कम 6 से 8 अरब डॉलर। अगर 6 अरब डॉलर भी ले लें तो उसके 85% के बराबर तो हुकूमत पाकिस्तान अभी खरीद चुकी है सिर्फ 10 माह के अरसे में। तो IMF को ये चीज सपोर्ट करती है कि अगर अब IMF का प्रोग्राम हो और इस वक्त जो रिजर्व 8 अरब डॉलर हैं, इसमें ये 3 अरब डॉलर पे गिर जाए तो इसमें IMF की भी इसमें एक तरह की उसके लिए भी प्रॉब्लम है कि प्रोग्राम के होते हुए वो ये चीजें नहीं हो रही। अब इसका एक और जो चीज, एक तो ये उसको बेनिफिट है IMF लेना चाह रहा है, दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि समहाउ रुपया जो है वो इतना जो उसकी वो वैल्यू है वो मजबूत ना हो, वो कमजोर रहे। यही आपसे सवाल करना चाह रहा था कि हाइपोथेटिकली अगर ये $5 बिलियन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मार्केट से ना उठाता तो फिर आज जब हम बैठे हैं तो एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए? तो क्या डॉलर के मुकाबले में रुपया मजबूत होता? अब इसके ऊपर दोनों साइड्स के ऊपर व्यूज़ हैं। मैंने जो आज की खबर के एक्सप्रेस ट्रिब्यून में की उस पर मैंने तो कोई अपना पोजीशन इसके ऊपर नहीं ली, क्योंकि इसकी फेवर में भी व्यूज़ हैं खरीदने के और इसकी मुखालफत में भी व्यूज़ हैं। अब जो खरीदने की फेवर में व्यू आते हैं वो ये है कि अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये डॉलर्स नहीं खरीदता मार्केट से, तो अगर आप आज 8 अरब डॉलर के ऊपर है तो आपकी जो वैल्यू है वो आपके रिजर्व्स की 3 अरब डॉलर से भी कम होती, रफली हम रफली बात करें। तो अगर 3 अरब डॉलर है आपके पास गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर और मंथली इंपोर्ट्स आपकी, अगर आपने जितनी भी उस पर कंट्रोल कर लिया है तो वो आपकी 4.5 से 5 अरब डॉलर के दरमियान रह रही हैं, उसके 1 महीने की इंपोर्ट के बराबर भी कवर नहीं है। तो फिर थोड़ी मकदार में डॉलर्स अवेलेबल होंगे, ज्यादा उसके ग्राहक होंगे, तो फिर वो रेट क्या होगा? अगेन फिर एक तो ये फर्क, फिर दूसरा पैनिक बटन प्रेस हो जाता है, आपकी लगता है कि आप डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। जो हमने देखा 3 अरब डॉलर पे जब रिजर्व्स गए तो आपकी क्या हालत थी। तो अगर तो इस व्यू को लिया जाए फिर तो जो है वो वैल्यू यही होनी चाहिए यहाँ पे आज खड़ी हुई है। एक और जो चीज़ कहा यह जा रहा है, अब जो मेरी कुछ ज़राए से बात हुई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, ये जो डॉलर्स खरीदे जा रहे हैं ये बकौल उनके ये कोई इजाफी मार्केट के ऊपर दबाव नहीं है। वो कैसे इस बात को एक्सप्लेन करते हैं? वो ये कह रहे हैं कि अगर ये डॉलर मार्केट में अवेलेबल होते तो इंपोर्ट्स ज़्यादा होती, अगर ये डॉलर्स मार्केट में अवेलेबल होते तो जो कंपनियां गैर मुल्की पाकिस्तान में काम कर रही हैं जो अपना मुनाफा बाहर नहीं बेच पा रही हैं, डॉलर्स अवेलेबल नहीं है, तो ये पैसा बाहर चला जाता। तो हमने वक्ती तौर पर खरीद के इसको स्टेबलाइज कर दिया। ये तो हो गया इसके खरीदने की फेवर में। अब जो अपोजिशन में इसके व्यूज हैं, दो तो मैंने अपनी खबर में भी कोट किए हैं। आसिफ अली कुरैशी साहब जो ऑप्टिमस जो एक फर्म है उसके वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, पिछले प्रोग्राम में हमारे आए भी थे, उनकी असेसमेंट ये है कि अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड एक्सचेंज रेट लें, और वो हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहे, 3 साल पहले का जो इन्फ्लेशन रेट था वो एक्चुअल ले लें और फिर उसके एडजस्टमेंट्स कर लें आगे, तो आज जो रुपए की कदर है वो 243 रुपए का $1 होना चाहिए। दूसरा एक जो व्यू इसी की फेवर में, इसी कॉन्टेक्स्ट में है, इसी लाइन में, वो अशफाक तोला का है। वो अशफाक तोला जो है वो इसहाक डार की जो लॉबी है या वो जो उसकी उनकी आइडियोलॉजी उसके करीब वो समझे जाते हैं। उनका ये व्यू है कि अगर ये डॉलर ना
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खरीदता तो फिर इसकी वैल्यू जो है वो 235 रुपए के आसपास, मतलब बिलो उसकी बात एग्जैक्ट वैल्यू तो कोई भी नहीं दे सकता ना, मार्केट कैसे बिहेव करती है। तो हमारे पास जो रेंज आ रही है वो 235 से रफली 243 रुपए का $1 की इसकी रेंज आ रही है। तोला साहब के इसके ऊपर व्यू अभी हमें ज्वाइन भी करेंगे ब्रेक के बाद लाइकली, उनका इसके ऊपर व्यू ये है कि अगर ये वैल्यू नीचे आ जाती तो आपके महंगाई की शरह में 5% तक कमी हो सकती है। तो 5% अगर महंगाई की शरह में कमी होती तो आपका जो शरह सूद आज है 22%, अगर उसमें वो 5% ही कमी कर देते तो कम अज कम या इससे भी ज्यादा हो सकती। तो उन्होंने कहा कि 2500 अरब रुपए की सालाना सेविंग है, इतने ही आपको कम नोट छापने पड़ते हैं। अब इसकी हम इस पे एक्सपर्ट्स तो नहीं है, अब दोनों साइड्स के ऊपर इसके हवाले से जो व्यूज आ रहे हैं, लेकिन एक चीज कामरान है, अगर आज आपका जो डॉलर है वो 278 या 280 का है एक, और अगर ये 235 240 का भी हो, 250 का भी हो, तो पेट्रोल की जो प्राइस है वो फिर आज 294 ना होती। लेकिन उसकी दूसरी जो डबल एज सोर्ड है कि अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास $3 बिलियन या उससे कम होते तो फिर वही जो दिवालिया होने के हमारे इम्कानात हैं उसके ऊपर बात होती, तो वो भी उस पर मार्केट में पैनिक होता, रुपया इतना मजबूत होता तो आपकी इंपोर्ट्स में भी इजाफा होता। तो प्रॉब्लम ये है कि इसको एक बैलेंस करना ये एक मुश्किल सवाल है। तो बहरहाल यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो एक व्यू जिसको इंडोर्स कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, अशफाक तोला साहब, तो ब्रेक के बाद वो हमें ज्वाइन करेंगे तो उनके सामने ये तमाम सवालात रखेंगे। सो स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने $5 बिलियन से ज़्यादा इस माली साल में मार्केट से उठाए हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, जो एक्सचेंज रेट है, उस पर बात करने के लिए अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो अशफाक साहब, इस वक्त पहले एक सिंपल सवाल, जो एक्सचेंज रेट है, IMF से हमने कमिटमेंट की हुई है कि मार्केट बेस्ड होना चाहिए, डू यू थिंक कि ये मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट है इस वक्त जो पाकिस्तान में? देखिए, मार्केट बेस एक बड़ी ब्रॉड टर्म होती है जिसमें हम ये कहते हैं कि जी मार्केट के हिसाब से आज इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, और वैल्यूएशन कोई ऐसा कोई साइंटिफिक फार्मूला नहीं है, इकोनॉमिक मॉडल होते हैं। और अभी आपने देखा होगा 3 मॉडल आपके सामने पड़े हुए हैं, एक गोल्डमैन सैक का है 224 रुपए का, एक मैंने निकाला है 235 का, और एक ऑप्टिमस का है 240 का। तो दिस शोज के मार्केट बेस कोई एज सच कोई साइंस नहीं है, डिमांड सप्लाई की गेम है। और डिमांड सप्लाई की जब मैं बात करूँ, एक तो वैल्यूएशन जो हम करते हैं वो एक गाइडलाइन है कि इससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये है कि आप ये खुद सोचेंगे कि डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म है। अगर स्टेट बैंक जैसे आज जो राणा साहब की इनकी स्टोरी फाइल है कि $5 अरब स्टेट बैंक ने बाई किए हैं इस फिस्कल ईयर में, तो अगर ना बाई करती तो मैं कहता मार्केट ड्रिवन आपका रेट होना चाहिए। देखिए, मैं उसको इस बात की तशवीह देता हूँ कि ये कोई बुरी बात नहीं है कि आप बाई करें, और स्टेट बैंक चलो कर रहा है तो कोई बात नहीं, मगर ऑन द कॉन्ट्ररी फिर ये हमें एक्सचेंज कंट्रोल करने के लिए, अगर आपको याद हो जब असद उमर साहब गए थे तो उन्होंने कहा हमें $2 बिलियन का रोलिंग फंड दे दें ताकि हम सेल भी करके मार्केट को स्टेबल करें। उस वक्त उन्होंने मना कर दिया था IMF ने। तो हाँ जी बिल्कुल, ये बैठे हुए राणा साहब आपको बता देंगे। तो अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या ऐसी ज़रूरत है कि $5 बिलियन हम खरीद रहे हैं। बिल्कुल ये भी हक बजानिब हूँ मैं कि मैं ये कह दूँ आपको कि जी $5 बिलियन हम इसलिए ले रहे हैं कि जी हम अपने करेंसी के रिजर्व्स को हम स्टेबल कर लें, अपवर्ड साइड्स पे लेके जाएं ताकि $3 बिलियन तक ना रह जाते। बात बहुत सिंपल सी है, हम दोनों तरफ से मर रहे हैं। एक तो महंगा डॉलर खरीद के स्टेट बैंक अपना प्रॉफिट शेड आउट करता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट का है और फेडरल गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, ये 100% नॉन टैक्स रेवेन्यू होती है जो फेडरल गवर्नमेंट की किटी में आती है। दूसरी तरफ पास थ्रू इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, वो मेरा ख्याल है कोई 5 से ऊपर ही बनता है, चलो हम कम ले लेते हैं, 4 से 5% है। और ये तो आप लोग सबसे बेहतर जानते हैं कि पर परसेंटेज पॉइंट जो हम गवर्नमेंट आपकी जो डेट सर्विसिंग दे रही है वो 450 से 500 बिलियन, टू बी एग्जैक्ट हमने जो वर्किंग की थी 466 बिलियन है। तो मैं किस सवाब के तौर पे 2300 बिलियन के करीब 2.3 जो कि एक बहुत साइजेबल अमाउंट है ऑफ माई फिजिकल डेफिसिट मैं पे कर रहा हूँ। सवाल फिर आके रुक जाएगा कि जी अगर गवर्नमेंट बाय ना करे तो क्या होगा।
तो सर एज ए सरेंडर गवर्नमेंट के पास ही वो पैसा आना है। अगर मैं ये कह दूं कि आप ठहर जाओ, गवर्नमेंट बाई करे, या गवर्नमेंट कहे कि जो डॉलर मिल रहा है, या स्टेट बैंक है, गवर्नमेंट तो नहीं कह सकती कि आप ले लें, बैंकों को कहे या से अदर जो ऑपरेटर है लाइक एक्सचेंज कंपनीज, तो ऑब्वियसली मैं भी सोचूंगा यार जो मैक्सिमम मिल रहा है ले लो। अच्छा, थोड़ा सा दो चीज़ें क्लैरिफाई करें। एक तो ये बात तय होगी आपकी बात से कि आज फ्री मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट नहीं है। अगर मार्केट में डॉलर फेंक कर उसके रुपए की कदर को डिफेंड करना गलत था, वो भी मैनेज एक्सचेंज रेट जिसको IMF बोलता है, तो कि फिर आपके बकौल ये जो मार्केट से डॉलर खरीदा जा रहा है ये भी एक मैनेज्ड एक्सचेंज रेट है, लेकिन ये दूसरी एक्सट्रीम है। ये बात ठीक है, यही बात है। अब दूसरा जो ऑफर मारे हैं कि 464 अरब रुपए का 1% का, नॉर्मली पहले जो एस्टिमेट्स थे वो कोई 260 से 300 अरब रुपए के थे। अगर 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ता या कम होता है तो उसका बजट के ऊपर जो हिट है, ये बेनिफिट है, वो 260 से 300। अभी 464 का नंबर कैसे है? सर ये मेरा तो है, मैं आपको कहेंगे तो वर्किंग भी भिजवा दूंगा। हफीज़ पाशा साहब तो 500 कह रहे हैं, और जब हम थोड़ा सा जब इस्लामाबाद में मेरा जब पढ़ा हुआ था, इसका मतलब है कि 12वीं का चूंकि आपका वो पीछे स्टॉक बढ़ गया तो इसलिए नंबर भी बढ़ गया। जी बढ़ गया। अच्छा, अगला जो अब ये इसके 466 इसीलिए नहीं कह रहा कि मुझे पता है कि 466 है तो है। अब ये इसके ऊपर दो व्यूज आए हैं जो आपके व्यूज स्टोरी में भी छपे हुए हैं कि जी अगर ये नहीं बाय करते तो रुपया होता है 235 का, तो 5% इन्फ्लेशन भी कम हो जाती, पेट्रोल भी सस्ता हो जाता है, बिजली का भी जो फ्यूल कॉस्ट है वो भी कम हो जाती। दूसरा जो काउंटर इसका व्यू है वो ये कह रहे हैं कि जी अगर ये रिजर्व्स 3 अरब डॉलर होते तो पैनिक बटन प्रेस हो जाता है, पाकिस्तान की डिफॉल्ट होने की बातें होती, हाइपर इन्फ्लेशन होती, आपका जो रुपया है वो शायद 350 का होता। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मुझे एक सिर्फ बात बता दे रहा था, मैं आज चले आपकी बात पे कंसीड कर देता हूँ कि स्टेट बैंक ने बाई कर ली है, तो उसका मतलब है यू नो कि 5% मेरी इन्फ्लेशन कम है। दुनिया अपनी मईशत को डिफेंड करती है, अपने लोगों को डिफेंड करती है। स्टेट बैंक के जब आपने इंडिपेंडेंस दी थी उसमें आपने एक बात की थी कि जी इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल करोगे। हाउ कम एज अ सेंट्रल बैंक आप फिर IMF को ये कन्विंस करो कि यार मुझे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट में ऑपरेट करने दो, 5% नेगेटिव मैं चला जाता हूं ताकि मैं एक तरफ रिलीफ तो दे सकूं ना मेरे लोगों को। ठीक है, पेट्रोल की प्राइस उस तरीके से मैनेज नहीं हो पाती तो 5% नीचे इन्फ्लेशन करके मैं अपनी डेट सर्विसिंग को तो कम कर सकता हूँ, अपनी इकोनॉमी को एक थोड़ा सा देखिए, एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन जब 3-3.5 अरब डॉलर पे रिजर्व्स आपके चले गए थे, आपका जो ओपन मार्केट में एक्सचेंज रेट था वो 337 पे चला गया, इंटरबैंक में 307 पे चला। दो चीज थी उसमें रहना था। आप मत भूलिएगा कि आपकी बॉर्डर पे सबसे बड़ा मसला आपका ये आ रहा था कि आपने जो फ्रेंचाइजीज दी हुई थी वो बंद हो गई। देखिए ये उस वक्त से मैं चला रहा हूँ, आप से ज्यादा कौन जानता है कि मैं इस मामले में मैं कब तक मैं नहीं बोला, और जब भी मैं बोला हूँ आज आपको ये इस बात की शहादतें मिल रही हैं जो मैं कह रहा था वो ठीक कह रहा था। जब तक मेरी वैल्यूएशन थी तो शायद कहते थे यार ये घर की मुर्गी है दाल बराबर थी। जब आई है गोल्डमैन सैक्स है तो फिर अब सबको डिफेंड करने लगता है कि हाँ हमने बाई भी किए हैं, हाँ ये इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट भी आएगा, और फिर एक थ्योरी और दी जाती है आप दें, मैं मना नहीं कर रहा आप बाई कर लें, बट क्या ये जरूरी है कि 278 पे ही बाई करें? कहाँ लेके जाएंगे? वो तो सरेंडर हमारे पास स्टेट बैंक को ही करना है। ये पैसा किसका है? पाकिस्तानी एक्सपोर्ट। लेकिन ये एडिशनल नहीं है ना, ये सब्स्टिट्यूट है। कामन बिफोर यू आस्क द क्वेश्चन, ये सब्स्टिट्यूट है। डॉलर्स मार्केट में जो आ रहा था, चाहे वो इनफॉर्मल सोर्स से आ रहा था, कोई पैसेंजर्स लेके आ रहे थे, या आपकी FDI आ रही थी, या एक्सपोर्ट की रिसीट आ रही थी, या आपकी रेमिटेंस आ रही थी, उसमें 20% ऑफ द पूल लेट्स से स्टेट बैंक उसमें उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो और वो नहीं एब्जॉर्ब करता तो आपकी फॉरेन कंपनीज जो थी वो डिविडेंड्स पे कर देती, तो फिर फायदा। तो डिविडेंड तो आपकी परमिशन के बगैर कौन पे कर रहा है? आज भी लोग चिल्ला रहे हैं कि डिविडेंड कहाँ हमारे पे नहीं हो रहे। तो ये तो अलग एक साइंस आप लेके आ रहे हो ना। एक एक्चुअली कंपनी को डिविडेंड पे करना तो स्टेट बैंक की परमिशन से जाएगा। आपने एक्सपोर्टर्स को अलाउ किया था कि X% की LCs खोल लें, वो तो नहीं रुकी है आपकी। आपका ये सरप्लस अमाउंट है, इसकी वजह क्या है कि आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। इस वक्त जो आपकी बाइंग होती थी LCs की, जो आपकी जो इंपोर्ट्स होती थी वो रुक गई हैं। आप खुद जानते हैं 81 अरब डॉलर से लेके आप 51 अरब डॉलर पे आगे रेस्टलाइज करके आप 54 से 56 बिलियन डॉलर पे साल आए। लेकिन तोला साहब एक इसके अंदर इशू देखें, हमारा प्रॉब्लम क्या है कि दुनिया भर में जहाँ पे स्टेबल इकोनॉमीज हैं वहाँ पर जो एक्सचेंज रेट होता है वो एक स्टेबल रहता है, मतलब उसमें बहुत फ्लक्चुएशन नहीं आती। अब हमारे यहाँ फर्ज कर लें कि ये $5 बिलियन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मार्केट से ना उठाता, और बात मान लेते हैं कि ये
235 240 पे आता, तो एकदम से जो ये स्टीप डिक्लाइन होता और रुपए की कदर में इजाफा होता, तो उसका भी तो आप पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आपने बहुत अच्छी कामरान बात की, बट मैं तो कहीं ये कह ही नहीं रहा ना कि यू वोक अप ऑन द राइट साइड ऑफ द बेड और 235 कर दो। भाई आप आज डिमांड सप्लाई है, आज आपके पास बैंकों के पास सरप्लस है, अगर बैंक बेचने आते हैं तो एज ए लास्ट परचेज ऑप्शन आप उनको बोलो यार हम 278 में नहीं ले रहे, 270 में ले रहे। और मुझे बाकायदा तौर पे कहीं से शहादतें हैं, तो खैर मैं नहीं कह सकता, कंफर्म न्यूज़ मिली है कि जी बैंकों ने रोका है अपने कस्टमर्स को कि यार तुम रुक जाओ, 280 में बैंक ले लेगा स्टेट बैंक, और एक दो दिन शायद एलसीआं भी डिले मैच्योर हुई है। तो ये चीजें देखिए, ये मैं ये नहीं कहता आपको शहादतें आपने बात की, क्योंकि पेशावर से शहादतें तो मौसूल नहीं हो आपको। नहीं, एक दिन पहले आ जाती थी, अब तो नहीं आ रही, अल्लाह का शुक्र है। तो वो पेशावर की नहीं थी, अब मैं तो कराची में रहता हूँ, मुझे कहाँ पेशावर वाले साथ, पेशावर से तो शहादतें उल्टी आ रही थी ना। तोला साहब ये तो पॉलिसी ठीक नहीं है कि आप अगर उसकी परचेज जो है कमर्शियल बैंक की वो 276 की है, या इवन के 278 की उसकी परचेज है, और वो इवन की 78 की नहीं है परचेज, चलो 76 की होगी। देखिए मेरी बात सुने, वो ओपन बैंक ओपन मार्केट में आप मैकेनिज्म को जानते हैं कि जब एलसी मैच्योर होती है तो इंटरबैंक रेट पे हो जाती है। इंटरबैंक पे नहीं हुई ना रिटायर, पीएसओ की अभी जो 15 अप्रैल को कीमत आपकी तेल की बढ़ी है, अब वो उसमें कमीशन का भी होता है प्रॉब्लम, प्रीमियम का भी प्रॉब्लम होता है, और वो सरकार की जिम्मेदारी है जो कि नहीं पूरी हो रही। 281 पे पीएसओ की एलसी रिटायर हुई और 15 अप्रैल को उसकी वजह से ₹1.5 तेल बढ़ गया आपका। सर आप मेरी बात सुने, ये आप 15 दिन पुराने प्लेट्स की बात कर रहे हैं, जस्ट ये बुक हुआ था, उस वक्त आपका इंटरबैंक देख लें वही रेट होगा। अच्छा तोला साहब, वक्त आप देख लें, वक्त क्योंकि कम है, दो चीजें हैं। देखें, जब पिछले साल जुलाई में ये बजट बन रहा था, तो जो बजट बनाया था 290 पे हमने बनाया था, और जो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्शंस थी कि 305 तक जाएगा, एक तो वो आपके सामने थी। अगर आप उसको देखें तो ये माली साल अब क्लोज हो रहा है, तो बाय एंड लार्ज हम इधर ही उस पर ठहरेंगे। आमतौर पर होता है ये कि जो गवर्नमेंट भी एस्टिमेट देती है उससे भी एक्सीड करता है, तो ये सिल्वर लाइनिंग नहीं, एक पॉजिटिव चीज है। सर वो इसलिए है, आपको मैं बताता हूँ, पॉजिटिव चीज होना अलग है। मैं तो बहुत खुश हूँ, और मैं ज्यादा खुश हो जाता और कम हो जाता, उससे ज्यादा खुश हो जाता और कम हो जाता, बट मैं सिर्फ एक इस चीज के कतई नजर के गवर्नमेंट ने अपना रिजर्व बूस्ट किया, बहुत अच्छी बात है। मगर ओवरऑल डेट की आपकी क्या पोजीशन है, बढ़ा है घटा है राणा साहब? डेट तो $131 बिलियन है, बड़ा है ना सर, $3 अरब। आप एक्सचेंज ट्रांसलेशन देखें तो वो भी रिवर्स में आया है, तो फिर बढ़ने की क्या वजह है जब आप बाई कर रहे हैं? तो आखिर में नेक्स्ट आपकी क्या प्रोजेक्शन है अगर ये जो ट्रेंड चल रहा है? देखिए हर दूसरे दिन तो देखिए हम नहीं कर सकते, ये 6-6 महीने की साइकिल होती है, और मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तान में अब तो ऑप्टिमस ने तो उन्होंने इन्फ्लेशन एडजस्ट करके बनाया, हमने तो प्रॉपर वैल्यूएशन मॉडल पे किया था, और उनका भी वैल्यूएशन की मैं बहुत कदर करता हूँ, गोल्डमैन सैक की भी करता हूँ, ब्लूमबर्ग ने भी पहले की थी। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, ब्लूमबर्ग ने जब लास्ट ईयर किया था मई में, टू बी स्पेसिफिक 18 मई को छपा था वो, उस वक्त उन्होंने कहा था कि 245 रुपए सम पैसे का डॉलर है, आपको इफ आई रिकॉल करेक्टली, उस वक्त भी 278 का हमारा डॉलर चल रहा था, उस वक्त से मैं कह रहा था। बट आप मुझे एक बात बताएं, फ्यूचर की क्या फोरकास्ट है? मैं इस टाइम कम है, क्योंकि डिपेंड ये करता है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कितना होगा, और आपका टारगेट ऑफ इंपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना है, एंड टारगेट ऑफ एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना है। फिर आप एक्सचेंज को किस तरीके से कंट्रोल करके रहते हैं, बॉर्डर्स कैसे कंट्रोल होते, इट्स ऑल कंटिंजेंट। मैथमेटिक्स कैन गिव यू द कैलकुलेशन, इट कान प्रिडिक्ट योर फ्यूचर। बट ये मैं आपको जरूर कह सकता हूं कि आज का जो एक गल्फ है वो बहुत बड़ा है। स्टेट बैंक को ये सोचना चाहिए, या तो आप कन्विंस करो, मेरा ये नहीं है, मेरा मकसद ये नहीं है खुदा ना खाता किसी को नीचा दिखाना, वो अल्लाह की जात है, अल्लाह ने उनको इज्जत दी है, वो IMF की बात मान ले, मैं कौम को पता होना चाहिए। चले बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी इज द की। बहुत शुक्रिया अशफाक तोला साहब, ज्वाइन किया आपने प्रोग्राम में। यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे ईरान के सदर का जो पाकिस्तान का दौरा था उसका क्या आउटकम रहा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस हफ्ते ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान का दौरा किया। ये इंतहाई अहम दौरा था, दो इसकी वजूहत हैं। एक तो जनवरी में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो कशीदगी बढ़ी थी, ईरान की तरफ से पाकिस्तान में मिसाइल हमले किए गए थे, जवाबन पाकिस्तान को कार्रवाई करनी पड़ी थी। और दूसरा फिर हालिया जो ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी देखने में आई, उसके बाद अमरीका, उनके जो मगरबी इत्तेहादी, उन्होंने फैसला किया
कि ईरान को फर्दर आइसोलेट किया जाएगा। तो इस तनाजुर में ईरान के सदर का जो दौरा था, पूरी दुनिया उस पर फोकस कर रही थी और अमेरिका से भी हमें कुछ बयानात देखने को मिले। आप कह सकते हैं कि एक तरह से पाकिस्तान को खबरदार भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद ये जो दौरा है वो जारी रहा और शहबाज 3 रोज़ का ये दौरा था। एक दिन इस्लामाबाद में उन्होंने गुजारा और तमाम जो पाकिस्तान की सिविल और जो अस्करी क़यादत है उनके साथ मुलाकातें हुई, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है। फिर वो लाहौर और कराची भी गए, अल्लामा इकबाल के मज़ार पे, मज़ार कायद के ऊपर। तो किसी भी तरह से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने जितना वो प्रोटोकॉल दे सकता था ईरान के सदर को दिया, और जो आगे चल के बात भी करेंगे जो मुश्तरका एलामिया है उससे भी साफ जाहिर होता है कि बावजूद इसके कि मगरब खास करके अमेरिका इस दौरे को किस तनाजुर से देखता है, लेकिन अपेरेंटली ये लग रहा है कि पाकिस्तान जो अपने इंटरेस्ट को देखते हुए उन्होंने इस दौरे को जो प्लान भी किया और वट एवर डिसीजंस जो लिए उसको सामने रख के उन्होंने लिए। देखिए कामरान, इसमें इस जो हमने लास्ट प्रोग्राम में डिस्कशन की थी, सऊदी अरेबिया का जो एक बड़ा डेलीगेशन आया था और कल प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, उनके मिनिस्टर्स के भी साथ जा रहे हैं, SIFC के लोग भी जा रहे हैं। और फिर इसी कॉन्टेक्स्ट में ईरान के प्रेसिडेंट का जो दौरा, जो डिप्लोमेटिकली जो पाकिस्तान के अंदर एक आइसोलेशन का पैगाम था, वो एक कम चीज़ हो रही है और पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल इंगेजमेंट्स हैं वो पॉजिटिवली आगे बढ़ रही हैं। ये तो इसका एक है, इसका ओवरऑल एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव गया। और कोई माजी की तरह इस दफ़ा कोई ऐसा कोई कंट्रोवर्सी उनके दौरे के, ईरानियन प्रेसिडेंट के दौरे के दौरान इस दफ़ा नहीं है, विच इज़ अगेन अ गुड साइन। मैं इसको चूंकि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखूंगा, वो भी आप जॉइंट स्टेटमेंट में भी उस चीज़ का जिक्र करेंगे। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ एटलीस्ट कुछ मफाहमती याददाश्तें ही सही, अगर कोई मायदे नहीं है या जो पुराने जो कुछ एग्रीमेंट्स हुए उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस इंक्लूडिंग ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, मुझे वो चीज़ें इसमें मिसिंग नज़र आई हैं जो रिजॉल्व इन्होंने शो किया है मुश्तरका इलामिया के अंदर। इस तरह की जो रेजोल्यूशन हैं ये आपको पहले माजी में भी मिलती हैं। जॉइंट इकनॉमिक कमीशन जो एक पाकिस्तान का और ईरान का एक मुश्तरका फोरम होता है जहाँ पे जो जितने भी इकनॉमिक एंड कमर्शियल जो इशूज़ हैं वो डिस्कस होते हैं। इसका जो लास्ट इजलास हुआ था कामरान, वो हुआ था गालिबन अगस्त 2022 में, और तय ये हुआ था कि उसका जो अगला इजलास है वो होगा 2023 में, नहीं हो सका। अगर आप उसकी जो स्टेटमेंट थी जो पिछला इजलास हुआ था जॉइंट इकनॉमिक कमीशन का, वो उठा के देख लें, और जो 20वां इजलास हुआ था जो 2017 में हुआ था, उसके फिर ये तकरीबन 5 साल बाद ये 2022 वाला इजलास हुआ था, तो लैंग्वेज आपको ऑल टुगेदर सिमिलर ऑलमोस्ट मिलती है। तो टू मी डिप्लोमेटिकली इट्स गुड, बट इकोनॉमिकली देयर इज नो मेजर डेवलपमेंट। एक बात आपको पता है कि जिस बैकग्राउंड में, जिस तनाजुर में ये विजिट हो रहा था, जैसे मैंने कहा कि पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई थी। जहां तक ईरान गैस पाइपलाइन की बात है, ऑलरेडी अग्रीमेंट तो पाकिस्तान और ईरान का तो आपको पता है कि 2013 में हो गया था। इसमें इशू ये है कि पाकिस्तान ने अपनी साइड पर काम नहीं किया था, जिस पर हमने हालिया पेशरफ देखी कि पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि 80 किलोमीटर की जो पाइपलाइन है पाकिस्तान वो बिछाएगा। तो इसमें कम से कम जिक्र किया गया, जो मेरी जो ज़राए से बात हुई, जो लोग जानते थे इस विजिट के हवाले से, जो विजिट उनके ख्याल से पॉजिटिव था इन द सेंस, बट बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि शायद इस मौके के ऊपर आप एक पब्लिक जो अटेंशन है, गिवन द फैक्ट कि जो ईरान की जो लड़ाई है मगरब के साथ, इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ, तो शायद उसको भी ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन उसमें जो सब्सटेंटिव पार्ट है, लेट्स से कि अभी एग्जिस्टिंग हमारी जो बायलैटरल ट्रेड है, देखिए कोई भी जो रिलेशनशिप होता है उसको जज करने का सबसे बेहतरीन पैमाना ये है कि आपकी बायलैटरल ट्रेड क्या है, कमर्शियल टाइज क्या है। एग्जिस्टिंग $2 बिलियन है, अब इसमें दोनों मुल्कों ने ये फैसला किया कि इसको $10 बिलियन तक लेकर 5 साल में, ठीक है। और अब ये अगर ले जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर बार्टर ट्रेड को फुली फंक्शनल करने की बात हुई है, ये एक अहम ये स्टेप है, क्योंकि अगर सैंक्शंस की बात होती है, आपको पता है कि ईरान के साथ जो बैंकिंग चैनल्स के इशू हैं, तो बार्टर ट्रेड के जरिए आप उस जो सैंक्शंस वाले रेजीम को ऑफसेट कर सकते हैं। एक तो इसके अंदर ये चीज़ है। फिर PTA हमारा उनके साथ है, जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है, उस प्रोसेस को एक्सपेडाइट करने की बात हो रही है। ओवरऑल आई थिंक उसमें देखें जो ऑप्टिक्स के एतबार से भी कि जो अमेरिका की तरफ से आपको 3 कम से कम बयान आए, ईरान के सदर के दौरे के हवाले से, पाकिस्तान ईरान कोऑपरेशन के हवाले से, बार बार अमेरिका जो है कभी खुल के कभी दबे अल्फाज में पाकिस्तान को ये वार्न करता रहा कि आप ट्रेड रिलेशनशिप हो, गैस पाइपलाइन हो, अगर आप परसू करेंगे तो आप पर इक्तसादी पाबंदियां लग सकती हैं। लेकिन
एटलीस्ट जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर पाकिस्तान ने आप उसे कह सकते हैं कि कोई ऐसा तासुर नहीं दिया कि वो अमेरिका की जो भी धमकियां हैं उससे किसी भी तरह से वो मरूब हो रहे हैं, बल्कि उन्होंने जो भी अपने रिलेशनशिप थे उसको चीज़ें रखी। फिर दूसरा आई थिंक जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें ये हाईलाइट करने वाली है, क्योंकि जनवरी में दोनों मुल्कों के दरमियान जो हिकअप आया था उसके बाद जो दहशतगर्दी के हवाले से कैसे उससे निपटना है, बॉर्डर सिक्योरिटी, जो अहम इसमें एक फ़ैसला लिया गया, बल्कि ईरान के सदर के आने से पहले ही जो एक फ़ैसला लिया गया था कि दोनों ममालिक बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए लियाज़ों जो ऑफिसर्स हैं वो अपॉइंट करेंगे बॉर्डर एरियाज़ में। तो जो मुझे ज़राए ने बताया कि इस दौरे से पहले ही वो जो लियाज़ों ऑफिसर्स थे दोनों ममालिक ने अपॉइंट कर दिए हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। सेकेंडली, जनवरी वाले वाक़े के बाद दोनों मुल्कों ने यह फैसला किया है कि मुस्तकबिल में अगर कोई भी इस तरह का इशू होगा तो वो जो यूएन का चार्टर है, जो सॉवरेंटी है, उसको डेफिनेटली सामने रखेंगे और इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। एंड फाइनली आई थिंक अमेरिका की धमकियों को भी सामने रखते हुए इस जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर अगेन एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि दोनों मुल्कों ने जिक्र किया चाइना का, खास करके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, कि दोनों उसके मेंबर हैं, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का अगेन एक ऐसी तंजीम जिसे समझा जाता है कि वो अमेरिका के खिलाफ है, उसका भी जिक्र किया गया। तो सब्सटेंटिव पार्ट बेशक उसमें आपको बहुत नजर ना आए, बट ऑप्टिक्स के एतबार से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें आई एम श्योर कि जो मगरिब है और अमेरिका है उसको बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहा होगा। जहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से ही बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस हफ्ते एक और भी डेवलपमेंट हुई। अमेरिका हर साल दुनिया भर में, आपको पता है कि अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है और अपने आप को इंसानी हकूक़ के वो चैंपियंस भी समझते हैं। तो 200 ममालिक के हवाले से जो इंसानी हकूक़ की जो उनकी कारकर्दगी है, कंट्री रिपोर्ट भी इशू करते हैं, और तमाम ममालिक की उन्होंने कंट्री रिपोर्ट इशू की और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और उस रिपोर्ट में आप क्लियरली जो पाकिस्तान के बारे में है, आप कह सकते हैं कि लिटरली एक चार्जशीट है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि पाकिस्तान में अगर 2023 में इंसानी हकूक़ की बात करें तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, कोई बेहतरी नहीं हुई। इल्ज़ाम लगाया गया एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स का, टॉर्चर का, इन्फोर्स डिसअपेरेंसेस का, एंड इवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो तहरीक इंसाफ या जो प्री इलेक्शन सारा जो प्रोसेस था उसमें लैक ऑफ फेयर ट्रायल, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात की गई है। और उस पर आई थिंक आम तौर पर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन हालिया अरसे में मैंने देखा है कि एक ठहराव रहा है। ना अमेरिका की तरफ से कोई सख्त बयान आया, ना पाकिस्तान की तरफ से सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद जो दफ्तर खारजा की तरफ से बयान है वो बड़ा सख्त बयान है। मसलन उन्होंने ये जो एक तो इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया कि जो अमेरिका का जो पैमाना है जज करने का इंसानी हकूक़ को दूसरे मुल्कों के अंदर, वो शायद अपने डोमेस्टिक जो सिचुएशन है उसके मुताबिक वो जज करते हैं। एंड सेकेंडली वो ये कहते हैं कि इसको एज अ पॉलिटिकल टूल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। एंड थर्डली उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका का एक दोहरा मेयार है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अगर इतना ही दर्द है इंसानी हकूक़ का तो उनको सबसे पहले बात करनी चाहिए थी गज़ा के अंदर जो इस वक्त कत्लेआम हो रहा है, कश्मीर के अंदर जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। लेकिन अमेरिका ने अपनी ये रिपोर्ट जारी करते वक्त या तो गज़ा और कश्मीर के अंदर होने वाली जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं उसको सिंपली नज़रअंदाज किया है या उसको डाउन प्ले करने की कोशिश की है। तो जो मैं इतने अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, आई थिंक इन रीसेंट मेमोरी ये पाकिस्तान की तरफ से बड़ा एक हार्ड हिटिंग रिस्पॉन्स है। इसको पाकिस्तान के रिस्पॉन्स को दो तीन चीज़ों के महल कॉन्टेक्स्ट में देख लेना चाहिए। एक जो पिछले हफ्ते अमेरिका ने 4 कंपनियों पर पाबंदियाँ लगाई, जिसमें 3 चीनी कंपनियाँ थी और एक बेलारूस की, पाकिस्तान के बैलिस्टिक प्रोग्राम के हवाले से। फिर पाकिस्तान को जो क्लब किया गया IMF की तरफ से वार टोन कंट्रीज़ की तरफ से, वो भी एक बड़ा ही एक नेगेटिव सिग्नल था। फिर जिस लिहाज से IP के ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के ऊपर अमेरिकन की जो अपोजिशन है, वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात समझ आ रही है कि जितना भी हम वेस्ट के क्लोज हो जाए हमारा वो स्टेटस नहीं होता जो चाइना और पाकिस्तान का स्टेटस है। तो ये एक जो डिफरेंस है ये हमेशा रहेगा। और इस तरह की स्टेटमेंट जो है और दोगलेपन की जो बात वजारत खारजा ने की बिल्कुल ठीक की है। मतलब जो कुछ पैलेस्टीन में हो रहा है वो उसको फ़लस्तीन का नाम भी लेने को तैयार नहीं है। वो गज़ा की उसको जंग कहते हैं। वो उनके लिए किसी एक जो एक ज़मीन का टुकड़ा है उसके ऊपर ये जंग, और उनको वो जो 25 लाख जो मुसलमान है वहाँ पे उनकी जो हालत ज़ार है उसके ऊपर उनको। इसी हफ्ते आपको पता है कि कांग्रेस ने नया बिल मंजूर किया
26 अरब बिलियन डॉलर की मतलब मजीद फौजी 26 अरब डॉलर का असला दिया इसराइल को, वो मारे मुसलमानों को, वहां पे बच्चों को मारे, खवातीन को मारे। तो ये तो एक दोगलापन है। अब आ जाते हैं बात में इसकी जो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हैं, जो अब रिपोर्ट से अगर आप गो थ्रू हो, मैंने सब पहले जो 10 उसके अंदर जो चार्जेस हैं वो आपने भी उसमें से कुछ का जिक्र भी किया है, उसको देख लें क्या ये चीजें पाकिस्तान में नहीं हो रही, ये चीजें पाकिस्तान में हो रही हैं। देखिए, अनलॉफुल किलिंग्स, एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, टॉर्चर, हार्श लाइफ थ्रेटनिंग प्रिजन्स, आर्बिट्रेरी डिटेंशंस, पॉलिटिकल प्रिजनर, ये जो सारे पीटीए के कॉन्टेक्स्ट में, पनिशमेंट फॉर फैमिली मेंबर्स फॉर अ क्राइम बाय अ रिलेटिव, ये आज तक पाकिस्तान में हो रहा है और कई दहाइयों से हो रहा है। क्रिमिनल जो है वो डेफेमेशंस के जो लॉज हैं, जिस तरीके से जर्नलिस्ट को टारगेट किया जा रहा है, उसके साथ ही जो एक सीवियर किस्म की रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं सोशल मीडिया के, इंटरनेट फ्रीडम के ऊपर, जो आपका एक्स है, एक्स ट्विटर, और उसके हवाले से फिर वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट, तो ये सारी वायलेशंस पाकिस्तान कमिट कर रहा है। हाँ, जो उसका दोहरा म्यार है उसको बिल्कुल क्रिटिसाइज करना चाहिए। जो उन्होंने रिपोर्ट जारी की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने तमाम अपने दोस्तों के लिए, एडवर्सरीज के लिए, तरक्की याफ्ता, तरक्की पजीर ममालिक के लिए एक ही पैमाना रखा है। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर एक इंटरेस्टिंग बात है कि वैसे तो पाकिस्तान और भारत उनकी आपस में लड़ाई जारी रहती है, नोक झोंक चलती रहती है, लेकिन एक मामले के ऊपर दोनों सेम पेज पर हैं, क्योंकि भारत के हवाले से जो कंट्री रिपोर्ट है उसमें भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म अमेरिका की तरफ से सामने आया। दो कि कश्मीर के ऊपर उस तरह से तो बहुत बात नहीं की, लेकिन मणिपुर के अंदर माइनॉरिटीज़ के हवाले से और बाकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उस पर जो अमेरिका ने काफ़ी तनकीद की है। और जिस तरह पाकिस्तान ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया है और बायस्ड करार दिया है, एग्जैक्टली जो भारत की वजारत खारजा है उन्होंने भी अमेरिका को बड़ा दो टोक जवाब दिया है और उनसे कहा है इन अदर वर्ड्स कि आप अपने काम से काम रखें। तो एटलीस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर इशू पाकिस्तान और भारत जो हैं वो सेम पेज के ऊपर हैं। लेकिन मैं ये भी आपको बता दूं कि मुस्तकबिल में यही पाकिस्तान इस रिपोर्ट का हवाला देकर भारत को भी क्रिटिसाइज करेगा और भारत इसी स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट को रेफर करके पाकिस्तान को भी क्रिटिसाइज करेगा। तो जो दौरा मेयार है वो हर जगह पे हम फॉलो करते हैं। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।